जी, ये 14 चैप्टर का हमारे पास थर्ड टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बेसिकली रेस्पिरेशन की बेस है। वो इस तरह से कि कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम stored energy in the form of some hydrocarbon, like it could be the glucose or glycogen or the starch whatsoever anything, उसकी एनर्जी को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होना ज़रूरी है। बिकॉज कि ऑक्सीजन वहाँ पे डिलीवर होती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कैरी आउट होता है, राइट। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम उस तरीक़ाकार को पढ़ेंगे कि गैसेस कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस, आई मीन टू से कि फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एयर इनटू योर लंग्स एंड देन फ्रॉम द लंग्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ऑर्गन्स। और इस ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है एज अ ट्रांसपोर्ट कैरियर वर्क कर रही होती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे यानी कि कन्वर्ट हो जाती हैं एक या ब्लड सेल्स के अंदर जो पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स, या उनको आप कहें कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो एज अ कैरियर के तौर पर मतलब एक्ट करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। एक जहन में आपके स्केच सा बन चुका होगा कि देयर इज़ समथिंग विद इन द बॉडी जो पिकअप करती है एयर से ऑक्सीजन को और जाके डिलीवर करती है बॉडी सेल्स तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करती है और लंग्स के थ्रू आउटसाइड एयर में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। इस इनसाइड और आउटसाइड एयर की ट्रांसपोर्ट को हम जो है यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चे, चूँकि एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है, आपने पढ़ा है, आपको नहीं समझा, मेरी कोशिश होगी कि आपको बुक की लाइंस को ही हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रीड आउट कर लें। तो आप बच्चे इस पे नज़र, जी आपने बेटा आप यानी कितना है आपको विज़न नज़र आ रहा है क्लियरली। मैं बुक की ही लाइंस को आगे परसू करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि लाइक अदर मटेरियल्स रेस्पिरेटरी गैसेज आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी बाय द मीन्स ऑफ ब्लड। यानी ब्लड इज़ द मेजरली ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसपोर्ट योर गैसेज for the production of a lot of energy. The blood transports oxygen from the lungs to the different tissues. lungs से उसने क्या किया जी, पिकअप किया। यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड के ऊपर ले लें हम, एक्चुअली ऑक्सीजन पड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन, और ये एयर के अंदर होती है जो आप इनहेल करते हैं। याद रहे कि आप सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे होते, आप पूरी एयर इनहेल करते हैं। उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट की जाती है बाय द लंग्स, और ये कहाँ पे सवार होती है, ब्लड पर। ये लेके जाते हैं टिश्यूज़ की तरफ, यानी मैं लिख रहा हूँ बी टिश्यूज़ फॉर मीन्स बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ तक पहुँचने के बाद वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन का आपस में। ऑक्सीजन डिलीवर कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पिकअप करने के बाद ये अगेन से ब्लड स्ट्रीम में आती है, ब्लड स्ट्रीम से फिर ये सीधा लंग्स में, और लंग्स से फिर दोबारा आउटसाइड एयर। ये साइक्लिक एक्टिविटी है बेसिकली, और ये हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यूँ समझ लें कि ये किसी न किसी मराहिल में काम हो रहा होता है। अगले स्टेप पे जाते हैं तो नेक्स्ट वो लिख रहा है कि जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो कि 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें हम ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सबसे पहले बेटा कैसे होती है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब एक अंदाजे के मुताबिक 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय द रेड ब्लड सेल या RBCs एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वाइल द 3% इज ट्रांसपोर्टेड एज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये दो डिफरेंट, हेलो हेलो बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
क्वेश्चन ये है बेटा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये दो तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की वजह से इनके स्पेलिंग कहीं पे गलत होते हैं। कहीं पे हीम को इसने लिखा होता है HAEMO, इस तरह के हिसाब से आपको जो भी लिख दें आपको एक्चुअली मैंने के पर्पज समझ आना चाहिए। ऑलमोस्ट 97% ऑफ योर बॉडी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो इस प्रोसेस के ज़रिए से होती है। ये एक रिकवर होने वाला केमिकल रिएक्शन है, यानी ये एक तरह से आप कहें कि सॉफ्ट सी बॉन्डिंग बनती है, यानी केमिकल टाइप रिएक्शन से होता है। एक सॉफ्ट सा बॉन्डिंग बनती है बिटवीन किसके ज़रिए से, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन से। इन दो का आपस में रिएक्शन होता है, आपसे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये चीज़ क्या करती है, ब्लड के अंदर चलती जाती है और जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ फिर ये चलेगी और फिर किसी टिश्यू पर, बॉडी टिश्यू पर जाके ट्रांसपोर्ट कर देगी। जो सेकंड मेथड है, ये था पहला मेथड। दूसरा ट्रांसपोर्ट करने का जो मेथड है उसमें होता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिस तरह आप सोडा वाटर की बोतल ले लेते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो जो गैस डिज़ोल्व्ड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं और फिर उस तरह से हम आगे जो है वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये अंडर प्रेशर जो है वो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्पेस ढूंढते हैं अपने लिक्विड के अंदर और उस लिक्विड की स्पेसेस के अंदर घुस जाते हैं। और फिर जब वो लिक्विड के पार्टिकल्स दोबारा मूव करते हैं तो उसके बाद ये जो अंडर प्रेशर जो स्पेस के अंदर थे, अंडर प्रेशर ये काम हो रहा होता है ना, तो ये जो स्पेस के अंदर फंसे हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे ये रिलीज़ हो भी जाते हैं। जैसे आप बोतल का ढक्कन ओपन करें तो एकदम से जो है ना उसके अंदर फिल्ड गैस जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होती है और फिर टाइम टू टाइम अगर आप देखें भी सही तो उस लिक्विड के अंदर जो फिल्ड गैस होती है, जो उसका टेस्ट होता है, हम अपने सादे लफ्ज़ों में कहें तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मैंने आपको बताया बच्चे कि इसमें एक सॉफ्ट सी बॉन्ड क्रिएट होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक और चीज़ है। अंडर प्रेशर कोई चीज़ किसी के अंदर फिट हो जाए, जैसे आप मैं कहूँ कि एक बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप 10 बॉल्स रखें और 11वें वाली को ज़बरदस्ती से आप उसके अंदर प्रेशर से फिट कर दें, तो वो कोई अट्रैक्टिव बॉन्ड नहीं बना है, जस्ट वो सिंपल एक उस चीज़ के अंदर घुस चुका हुआ है। और यहाँ जो है एक बॉन्डिंग का सीन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वो लिखता है कि जी एट इट्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन का जो वो बॉन्ड बनता है उसकी एक कंडीशन है कि हाई जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर से मुराद कि उस एयर के अंदर सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन एयर के अंदर वहाँ पर ऑक्सीजन का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा होता है और उससे क्या होता है कि इनका बाइंड कर जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, या उनके अंदर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। और फिर यही वजह है कि इसी हाई प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन डिज़ोल्व भी हो जाती है, जो कि 3% जो है आपको ऊपर आपने पढ़ा भी है कि वो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब जिसने मैक्सिमम बाइंड कर लिया, एक लाइट सा केमिकल सॉफ्ट रिएक्शन होगा। दिस बाइंडिंग इज़ द रिवर्सिबल, यानी ये परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होती। आप कहते हैं कि केमिकल चेंज जो है ना बच्चा, हमारे पास एक्चुअली 2 टाइप का प्रोसेस होता है। यानी अगर हम कहें कि केमिकल जो चेंज होती है तो ये मेजरली 2 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, राइट। और वो कौन कौन सी 2 क्लासेस होती हैं जी? पहली है बच्चे कि परमानेंट होती है चेंज, और इसी को बाज़ दफ़ा एक्चुअल केमिकल चेंज भी इसी को ही कहा जाता है। और फिज़िकल एक होती है। फ़िज़िकल कैसे? जैसे मैं कहूँ कि आपकी आइस है
और वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है, और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो फिज़िकली स्टेट चेंज हुई है, लेकिन चेंज तो हुआ है ना कैसे ना कुछ करके। परमानेंट चेंज के अंदर चीज़ अपना रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो डिसोल्यूशन है वो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें चीज़ रीबैक हो जाती है। बच्चे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप फुली अटेंटिव होकर सुने, ताकि आपके एक भी इस टॉपिक में आपको कोई इशू ना आए दोबारा से। तो अटेंटिव होके सुनना है आपने। दिस बाइंडिंग इज़ रिवर्सिबल, और फिर ये क्या होती है, लंग्स के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसको आप बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यानी मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया बेटे कि हमारा जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है, ये एक मैंने बताया सॉफ्ट सी बॉन्डिंग होती है। तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन को कौन कैरी आउट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, यानी एक बेसिकली क्या है, एक एंजाइम है जो इस प्रोसेस को, इस बॉन्डिंग को कैरी आउट करता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जी, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन कैन बाइंड with the 4 molecule of the oxygen to form the oxyhemoglobin। ये हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल हैं जी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस है, और उससे क्या बनता है, Hb4O2। याद रहे कि ये 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर रहा, 4 मॉलिक्यूल्स, आई मीन टू से कि देयर आर द 8 एटम्स गोइंग टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। अब ये बड़ा सीधा सा मतलब एक वो था, स्टेप था, इसमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसी केमिस्ट्री नहीं थी जिसकी ज़्यादा कोई डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो। द एबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद द ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब बेटा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, या जिसको आप HB भी कहते हैं सादे लफ्ज़ों में, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज़्यादा ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है आपको पता है कि ये प्रेजेंट होता है विद इन द ब्लड सेल्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली आपकी ब्लड सेल्स की जो है बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, या इन अदर वर्ड आपका ब्लड जो है वो कम होता है। तो उस वजह से फिर क्या होता है कि ये HB जो है वो कम होती है, और यही चीज़ है जो नेचुरल सी मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो ब्लड की शॉर्टेज होती है। इस सारे प्रोसेस को जब हम कंपाइल अप करते हैं तो आपको ये रीज़नेबल आंसर मिलता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो, जब हम बात करते हैं कि जो मतलब ओवरऑल अगर आप कहें नॉर्मली जितने भी एक एक्सरसाइज करने वाला पर्सन है, वर्कआउट्स कर रहा होता है, तो लाजमी सी बात है उसके अंदर मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो जब रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपके पास ब्लड की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। वहाँ पे अच्छी भली स्वेल्ड फॉर्म में आपके पास नर्व्स पहुँच जाएंगी या वेन्स पहुँच जाएंगी, तो फिर वो ब्लड की सप्लाई भी बढ़ा देती है। मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड बढ़ती है, और ये सारा एक इंटरलिंक्ड प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हार्मनी के साथ। तो ये एक पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दी ब्लड इन 3 ways, in the form of bicarbonate ions, in the form of carboxyhemoglobin, और तीसरा क्या है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ये एक बात लिख रहा है, ज़रा इसके कंसेप्ट को समझें आप। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। भाई अगर टिश्यू के अंदर आपके पास CO2 पड़ी हुई है, CO2 टिश्यू से फिर ऑफ कोर्स ब्लड के अंदर ही तो आएगी। तो ये ब्लड के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से ब्लड के अंदर आना ट्रांसपोर्ट हो गई, इनटू द ब्लड हो गया। सही है। फिर वो फाइनली जो है वो विद इन आउट ऑफ द बॉडी जो है मूव कर जाएगी। वो एक अलग मतलब एक चैप्टर है या एक अलग स्टोरी है। तो वो भाई जी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफ़र है वो 3 मेथड्स के ज़रिए से होता है। याद रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक बाइकार्बोनेट आयन से होती है। कार्बोनेट आयन होता है CO3-2।
बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसी -2 की बजाय यहाँ पे इधर एक H लगता है पॉजिटिव वाला, और इस वजह से यहाँ पे -1 रह जाता है। उसने कहा कि जी कि एक तो आप बाइकार्बोनेट के ज़रिए से ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। दूसरा बिल्कुल उसी का रिवर्सल प्रोसेस जो हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ा है, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रही थी, राइट हेयर इन दिस स्टेप द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विल फॉर्म, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, CO2 + Hb, यानी ये केस भी होता है बाइकार्बोनेट, यानी कोई केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ट्रांसफ़र आउट होती है। और द लास्ट जो स्टेप है वो आपके पास डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में हो रहा है। और ये अगर मैं कहूँ तो लास्ट के दोनों स्टेप्स जो हैं वो ऊपर ऑक्सीजन में भी हो चुके हैं। डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस, उधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक नई टर्म जो आई है वो है आपके पास बाइकार्बोनेट्स वाला। अच्छा, बाइकार्बोनेट्स जो हैं आपके पास, बाइकार्बोनेट आयंस, इसके ज़रिए से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इस टॉपिक की जान समझें, कॉम्प्लेक्स 3 पॉइंट समझें आप, या जो कुछ भी, तो ये सारा मतलब टॉपिक का एक तरह से आप कहें कि दिमाग पड़ा हुआ है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की पीक यहीं पड़ी हुई है। इस चीज़ को समझे, क्योंकि ऑक्सीजन वाला बहुत इजी था। कार्बोक्सिलेट इसके अंदर जो है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से फिर कार्बोनिक एसिड जो होता है, मतलब ये चीज़ें आगे फर्दर कैसे आयोनाइज होती हैं, कैसे फिर ये आपस में कंबाइन करते हैं, इसमें ये सारा मैकेनिज़्म है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द इन द ब्लड बाय द बाइकार्बोनेट्स। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इधर मैं लास्ट में लिख भी देता हूँ, तीसरा कौन सा है, डिसॉल्व्ड प्रोसेस, डिसॉल्व्ड प्लाज्मा के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो इसमें है ना वो ऑलमोस्ट 70% है। अब ये काम मैं कहूँ अगर डिसोल्यूशन विद इन द Hb या हीमोग्लोबिन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन के लिए ये था, ऑक्सीजन के लिए था 97% डिसोल्यूशन होती थी। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है बच्चे ये लेस 70%, तो फिर इसकी तरह से होगी तो ऑलमोस्ट मतलब अगर 100% भी होती तो 30% होती है, या लेस देन 30% होगी ना डिसोल्यूशन Hb के अंदर। बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, तो यहाँ से एक कंसेप्चुअल MCQs बन सकता है। आपसे वो कंसेप्चुअल MCQs क्या बनाएगा, वो आपसे कहेगा कि किसकी डिसोल्यूशन पावर जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा है, वाटर की, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ऑक्सीजन की, या बोथ हैव द इक्विवेलेंट पावर ऑफ डिसोल्यूशन विद इन द Hb या हीमोग्लोबिन या ब्लड। तो आप मुझे बताएं किसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए? हेलो बच्चे, मुझे ये बताएं कि अभी हमने पढ़ा है ना, तो मुझे बताएं आपको क्या समझ आया है कि किसकी डिसोल्यूशन की पावर जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की डिसोल्यूशन पावर। देखो बेटा नूर, इसमें हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है वो 97% डिज़ोल्व हो के ट्रांसपोर्ट, 97% ऑफ योर होल बॉडी ऑक्सीजन इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका 70% बाइकार्बोनेट से जा रहा है, तो बाकी कितना 30% ही होगा ना, या लेस देन 30% होगा। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन जो है वो लेस है, तो इसकी डिसोल्यूशन कम हो जाएगी। ये डायरेक्टली बात नहीं लिखी हुई, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उसने ये आपसे क्वेश्चन रेज करके पूछ लेना है। तो तीसरा प्रोसेस था वो डिसोल्यूशन का, जिसमें दोनों ही प्रोसेसेस एक जैसे हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, डिफ्यूज़ होती है इनटू द ब्लड, इंटर द रेड ब्लड सेल्स एंड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। क्या मतलब है इस बात का? बेटे आपको पता होना चाहिए, जो ब्लड होता है ना
ये बहुत सारी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जैसे आपने बहुत अच्छे से पार्ट 1 के अंदर पढ़ा है। एक होते हैं ब्लड सेल्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड वाटर कंटेन कर रहा होता है, एक सोल्यूशन टाइप ही होता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं इसमें फिर होते हैं WBCs, RBCs, फिर इधर प्लेटलेट्स होते हैं, फिर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, फलां फलां फलां, मतलब जैसे आप कहते जाएं एक कहानी है पूरी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि जब ब्लड के अंदर चीज़ आपके आई, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड के अंदर आई और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आके वाटर के साथ बाइंड करेगी। वाटर इटसेल्फ जो है वो H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो ये रिएक्शन होगा तो H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड बनेगा। और यही चीज़ वो लिख रहा है बुक वाला। बच्चे ये पॉइंट समझ आ गया आपको? अरे ओके, अच्छा चलें जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। कार्बोनिक एसिड जो है ये आपका जो बन गया है, ये कोई स्टेबल नहीं होता। ये नहीं है कि कार्बोनिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर ही फिरता रहे, फिर तो आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो कार्बोनिक एसिड जो है इज़ एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिसोसिएट फ्रॉम द हाइड्रोजन आयन। क्या मतलब है बच्चे? आपको पता है अगर हम HCl की अगर बात करते हैं, एक मिनट, अच्छा, अगर हम HCl की अगर बात करते हैं तो HCl जो है ये ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर चला जाता है। ये तो ये एक तो इनेट सी, मतलब आप कहें कि एसिड की प्रॉपर्टी है कि इट विल डोनेट द H पॉजिटिव आयंस। सो इन केस ऑफ द कार्बोनिक एसिड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एसिड इज़ गोइंग टू बी अनस्टेबलाइज, और एज अ रिज़ल्ट ये क्या होगा, ये बेटे आपके पास H पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपके पास क्या बनाएगा, ये बाइकार्बोनेट बनाएगा, यानी HCO3 और -1, याद रहेगा HCO3 -1 और H पॉजिटिव आयंस के दो आयंस जो हैं ये आपके पास यहाँ बन जाएंगे। ये जैसे कि आपको इसमें जो है वो दिखा दिया गया है बुक के अंदर, ये H2CO3 है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट के तौर पर यूज़, और ये देखें जी H पॉजिटिव आयन और ये बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। अब इससे क्या होता है, वो कहता है कि कमुलेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस एसिडिटी इन द ब्लड, दैट इज इट लीड्स टू द डिक्रीज इन pH। अब मुझे बताएं ज़रा नूर कि pH डिक्रीज़ होती है तो एसिडिटी बढ़ती है या नहीं? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो। तो बेटा हम कह रहे थे कि भाई H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्यों भला? क्योंकि आपके पास जो H2CO3 है वो H पॉजिटिव आयन और साथ में CO3 -2 के आयंस में जो है वो जा रहा होता है, बल्कि सॉरी -2 कह रहा हूँ, ये -1 में जाएगा HCO3-, ये बाइकार्बोनेट आयन है और ये H पॉजिटिव आयन, यानी ये आपस में जो है वो एक तरह से ब्रेक डाउन होने के बाद H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उससे फिर क्या होता है, pH कम होनी चाहिए, लेकिन pH जो है वो कांस्टेंट रहती है। हमने इसकी रीज़न देखी कि वो कौन कर रहा है कांस्टेंट, तो भाई बफ़र होते हैं। बफ़र क्या करते हैं, आर द स्पेशल एजेंट्स जो क्या करते हैं, pH को बड़ा माइन्यूट लेवल पे चेंज लेके आते हैं, यानी कि इनका चेंज ना होने के बराबर है, आलमोस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है pH। तो अब क्या होता है इस सारे रिज़ल्ट के अंदर, अब वो कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन रेडली एसोसिएट विद द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द
हीमोग्लोबाइनिक एसिड यानी HHB। अगर हम इसके अंदर जो सिस्टम पड़ा हुआ है, अगर हम उसमें आयोनाइजेशन को देखें बेटे, तो आप ज़रा तवज्जो से बैठिएगा। HCO3 है, ये आयोनाइज हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, H पॉजिटिव आयन के अंदर प्लस HCO3 माइनस 1 के अंदर। अब वो लिख रहा है कि ये जो H पॉजिटिव आयन्स हैं, ये जो ब्लड है आपका, उसके अंदर HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं और ये बनाते हैं HHB, यानी एसिडिफाइड जो फॉर्म में होगा हीमोग्लोबिन, उसको ये कह रहे हैं HHB। तो ये आपके पास हीमोग्लोबिन जो था वो आपके पास कौन से वाला बन गया, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबाइनिक एसिड, हीमोग्लोबाइनिक एसिड। अब हीमोग्लोबाइनिक एसिड जो है, या इसकी जो सिंबल जो है HBB, ये ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड टू द टिश्यू। अब दो काम हुए हैं। जब H पॉजिटिव आयंस की स्ट्रेंथ आपके पास ज़्यादा थी, यानी क्योंकि ये आसानी से बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, तो याद रहे कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, सिंपल वाले के साथ नहीं बाइंड करता। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले के साथ जब बाइंड करता है तो फिर क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जब ये देखो, यहाँ भी क्वेश्चन में भी आपको देखो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और H पॉजिटिव, ये जब बाइंड आपके पास करते हैं तो उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है एक तरह से सेपरेट आउट हो जाती है और आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन, वो एसिडिफाइड या हीमोग्लोबाइनिक एसिड जो है ये आपके पास बना रहता है। फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट बेटा किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को ही एरिथ्रोसाइट्स कह रहे होते हैं। तो इनसाइड ऑफ द एरिथ्रोसाइट द नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द प्लाज्मा। क्या वजह है इस स्टोरी की? बच्चे हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, ये तो प्रोडक्ट होता है, इसमें Hb4O2 के साथ ये बाइंड करते हैं बेसिकली, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती थी। ये केस था, यानी आपके पास H पॉजिटिव आयन ने रिएक्ट किया ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, इससे हीमोग्लोबाइनिक एसिड बना और ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई। अब जो हीमोग्लोबाइनिक एसिड है HHB, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया। भाई हमारे पास कार्बन का जो है ना, कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट आयन भी पड़ा हुआ था, तो उसका क्या हुआ? तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये प्लाज्मा के अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर सिंपल जाके डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। और उससे फिर क्या है जी, आगे वो लिख रहा है कि दिस इज़ बैलेंस्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ द क्लोराइड आयंस इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप क्लोराइड और बाइकार्बोनेट दोनों को अगर विजुलाइज करें तो आपको पता लग रहा है कि HCO3 माइनस है, यानी ये भी -1 के साथ एक आयन है, क्लोराइड भी -1 के साथ है। तो जब जब आपके पास बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के अंदर जाएगा, प्लाज्मा से क्लोराइड बाहर आके उस जगह को फिलअप करेगा। अच्छा, दिस इज़ अचीव्ड बाय द स्पेशल बाइकार्बोनेट और क्लोरीन जो है कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। बेटा आपकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ें लगी होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। और वो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का कर रही होती हैं? जैसे आप चैनल होते हैं ना, दरवाज़ा खुल जाता है तो आप इन अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, तो ये वही चैनल टाइप प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्लोराइड और जो है वो बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस और ये भी माइनस क्लोराइड, इन दो का आपस में एक्सचेंज पॉसिबल करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि दिस इज़ अचीव्ड बाय द स्पेशल, ये प्रोटीन के साथ दैट एग्जिस्ट इन द RBC मेम्ब्रेन, यानी कि रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन या उनकी सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं। दिस प्रोटीन मूव्स द 2 आयंस इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी वन साइड पे आपका कार्बोनेट अंदर आ रहा है, दूसरी साइड पे आपका क्लोराइड बाहर जा रहा है। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेनन। क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, या मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा सा आ सकता है, उस दिन हमने स्किप किया था, इसको आपने बिल्कुल बेटा मार्क कर लेना है। और बल्कि ये तो नहीं, यहाँ से मैं इसको यही कर लेता हूँ। क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना क्या होता है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। अच्छा, अब ज़रा हम स्ट्रक्चर को देखते हैं जी, हमारे सामने है नीचे, तो इसको हम पढ़ लेते हैं बल्कि थोड़ा सा आगे भी मूव कर लेते हैं।
व्हेन द क्लोराइड आयंस इंटर द आरबीसी, वहाँ पे क्या होता है, ये पोटाशियम आयन पड़े होते हैं और उससे फिर पोटाशियम का क्लोराइड साल्ट बन जाता है। पोटाशियम ऑलरेडी आरबीसी के अंदर पड़ा होता है और क्लोराइड बाहर से जब आ जाता है बाइकार्बोनेट की निस्बत तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है। वेयर एज द बाइकार्बोनेट आयंस इन द ब्लड प्लाज्मा कंबाइन विद द सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो वहाँ पे ये इन दोनों के रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ, ज़रा आप यहाँ पे आ जाएं। अब आपके पास दो काम होने हैं जी। मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर दूँ, ये है RBC। अब बेटा इधर क्लोराइड पड़े हुए हैं, ठीक है, सॉरी क्लोराइड कह रहा हूँ, इधर बाइकार्बोनेट पड़े हुए हैं, HCO3 माइनस पड़ा हुआ है, राइट, और इधर पोटाशियम का पॉजिटिव पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि आपकी जो प्लाज्मा इधर है बाहर वाली साइड पे, इस पूरे प्लाज्मा के अंदर आपके पास क्लोराइड आयन पड़े हैं और इधर पड़े हुए हैं सोडियम के पॉजिटिव आयन। अब क्लोराइड आयन जो है वो इधर अंदर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो अगली शेप में आपके पास ये RBC जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इधर क्लोराइड आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास बाइकार्बोनेट निकल आएंगे बाहर। ओके, इसके बाद अगर आप पोटाशियम आयंस को देखें, जैसे ही क्लोराइड इधर आया पोटाशियम आयन की ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, पोटाशियम डायरेक्टली इज गोइंग टू कंबाइन विद दैट ऑफ द क्लोराइड नेगेटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ KCl टेक्स प्लेस इन द RBC। ये पहला केस हो गया। अब सोडियम भी बाहर उसी तरह पड़ा हुआ है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन जो है ये इस बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करने के बाद NaHCO3 माइनस के साथ, यानी इसको माइनस ख़त्म हो जाता है, अब तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, बाइकार्बोनेट बनाता है। बात समझ आ गई है बेटा? जी बेटे, हमारा क्या बात है, रोटी या क्या? थोड़ा सा अभी रुक जाएं क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्लास ख़त्म होने वाली है, तो मैं फिर आ जाता हूँ उधर ही। जी नूर बेटा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रह गया हुआ है बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है या कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए मैं आप? ओके, द ब्लड pH इज़ दस मेंटेन्ड एट द अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट। ये तो फिर उसने बता दिया कि इसलिए ओवरऑल आयंस जो हैं वो जो इनसाइड द ब्लड सेल्स जाते हैं और आउटसाइड ऑफ द ब्लड सेल्स आ रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो बराबर रहती है, राइट। अब वो कहता है कि जी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरह से डिसोल्यूशन के लिए काम आने वाली चीज़ है। जिस तरह हमने ऑक्सीजन की बात की, अब ज़ाहिर बात है पार्शियल प्रेशर जिस तरह ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होती है इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी सीन होगा। वो उसने पिछली स्टोरी सुना के अब उसको कंक्लूड कर रहा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द हायर टिश्यूज़ दैन द ब्लड, यानी हायर इन द टिश्यूज़ दैन दी ब्लड, यानी टिश्यूज़ के अंदर ज़ाहिर बात है फंक्शन हुआ, ऑक्सीजन यूज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो टिश्यूज़ के अंदर अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्लड वन। तो इसके बाद क्या है बेटे कि यहाँ से ये डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर, रिएक्ट विद द वाटर के साथ एंड ट्रांसपोर्ट टू द लंग एज द बाइकार्बोनेट आयन। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली अब हमारा मकसद तो भाई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का सीन कम था, हमारा पर्पस थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का था, उसको टेक ऑफ हम करवाना चाह रहे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास टिश्यू के अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से किधर गई? ब्लड के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर, हाँ मतलब ब्लड के अंदर ही होता है। वहाँ से किस तरफ फॉर्मेशन में गई? H2CO3, ये आयोनाइज हुआ और H2 नहीं है, H का सिर्फ एक होता है, HCO3-1, ये वाला आयन जो है ये ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। तो इन अदर वर्ड हम सादे लफ्ज़ों में कहें कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रही है, क्योंकि एक्चुअली बेस लाइन पे वो चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड थी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? In the lungs, process reverses and bicarbonate ions recombine with the
हाइड्रोजन आयन टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम ज़रा इस चीज़ को देखते हैं कि भाई जब आपने इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ। अब जब हमारा यानी कि HCO3 जो कार्बोनेट खैर से इधर पहुँच आया अपनी मंजिल मकसूद पर, लंग्स के अंदर ये है इधर, तो अब क्या होता है कि HCO3-1 वाला ये दोबारा H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है और फॉर्म करता है आपके पास H2CO3। अब यहाँ पे H2CO3 जो है वो बेटे फर्दर ब्रेक हो के क्या बना देता है, H2O प्लस आपके पास CO2 बना देता है, राइट। और ये दोनों चीज़ें फिर आउट ऑफ योर माउथ जो है ये वहाँ से एयर के अंदर मर्ज हो जाती हैं। ये ट्रांसपोर्ट थी पहले स्टेप की, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू हो रही होती है। अब दूसरा स्टेप जिसमें उसने सिंपल क्या करना है, बॉन्ड करना होता है। तो बॉन्ड करने वाले स्टेप के अंदर हम क्या कहेंगे उसको देखते हैं। तो वो कहता है वो 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब बेटा हमने अगर थोड़ा सा ओवरव्यू अगर लें हम, तो हमने क्या पढ़ा है कि 70% जो है वो इस बाइकार्बोनेट वाले प्रोसेस से, अब 23% जो है इज़ गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, वाइल द रिमेनिंग 7% इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द, किसके ज़रिए से भाई, वो डिज़ोल्व फॉर्मेशन के अंदर जाती है। ओके, अब इससे क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हुए द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन उसके दो हिस्से होते हैं, एक हीम, एक को ग्लोबिन बोल रहे हैं। हीम की वजह से रेडिश कलर होता है और एक साथ में ग्लोबिन होता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन से बनता होता है। आमतौर पे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बोथ आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी उनका एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ग्लोब टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो ये कह रहा है ग्लोबिन पार्ट से अटैच होता है जी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपने नहीं भूलनी है कि जितना जो गैसेस हैं या रिएक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाती है अंडर प्रेशर या आपके टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज होती हैं। तो डिसोल्यूशन क्या होती है, ज़्यादा होती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो। व्हेन द P carbon dioxide is higher, यानी partial pressure of the carbon dioxide is higher within the tissues than blood, formation of carboxy hemoglobin occur होती है। लाजमी सी बात है, तभी होगी ये चीज़। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अगर हम यानी कि जब उनका फिर जो लंग्स के अंदर जब पहुंच जाती है, प्रेशर होने की वजह से डिज़ोल्व हो गई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया आपका। लंग्स में आने के बाद क्या होता है बेटे कि नेक्स्ट आपका जो है ना वो कहाँ पे चल रहा होता है, मतलब लंग्स में आने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मच लेस, तो वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तीसरा मेथड और लास्ट मेथड जो है वो ओनली द 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरीड इन दिस वे। दिस इज़ रैदर इनएफिशिएंट वे टू कैरी दी कार्बन डाइऑक्साइड बट इट डज अकर्स, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना होने से फिर भी हो रहा होता है थ्रू द डिसोल्यूशन प्रोसेस, राइट। होपफुली बच्चे आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा।